डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके संबंध में, और अपना जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध में, जिसमें अपन ने स्वतंत्रता के संबंध में कुछ प्रारंभिक जो बातें थी वो अपन ने कल पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के अर्थ के आधार पर एक प्रकार से इनके दो जो स्वरूप अपने सामने आए थे, स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष और उसका नकारात्मक पक्ष, उनके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी के जो विविध रूप हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में कि स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता अर्थात नेचुरल लिबर्टी। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है क्या? अपन अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से आदिकाल से ही संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य है वो एक प्रकार से जब इस दुनिया में अपना कदम रखता है, अर्थात जब वो जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वतंत्र उत्पन्न होता है या पैदा होता है, और उसके बाद मनुष्य किसी मानवीय संस्था के रूप से उनको स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी मानवीय संस्था के द्वारा कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती, बल्कि वो क्या होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। तो इसमें अपन देखें तो लिख सकते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता का प्राकृतिक स्वरूप किसी मानवीय संस्था के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किसी मानवीय संस्था के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता होती है। यह अपन को ध्यान में रखनी है। और साथ में अगर अपन बात करें तो ये प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उनके व्यक्तित्व से ये जुड़ जाती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, और इसमें व्यक्ति है वो अन्य को इस प्रकार की स्वतंत्रता का हस्तांतरण नहीं कर सकता। और ये स्वतंत्रता जैसे ही राज्य अस्तित्व में आया तो धीरे धीरे जो प्रकृति प्रदत्त अर्थात जो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, लुप्त हो गई। और इसी कारण रूसो जो समझौतावादी एक विचारक हुए हैं, रूसो, उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह अपन को ध्यान में रखना है कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन जो विभिन्न बंधन है उनसे वो बंधा हुआ रहता है। जो एक रूसो थे, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। समझौतावादी सिद्धांत को देने वाले एक दार्शनिक कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, वो थे। और इस संबंध में उन्होंने कहा कि मनुष्य बिल्कुल जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उसमें बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के बंधनों से वो क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। तो ये हुआ
प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में, अर्थात प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में अगर अपन सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उनको मिलती है और वो प्रकृति प्रदत्त होती है कि नहीं, मानवीय संस्थाओं द्वारा उनको ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उसके बाद में जो 2 नंबर आती है वो आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको अपन निजी स्वतंत्रता बोलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य को अपने निजी जीवन में, मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्य में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि मनुष्य का अपना जो निजी जीवन है उनमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिसको अपन निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत कार्यों में केवल समाज का हित हो उसी क्षेत्र में उस पे बंधन लगाए जा सकते हैं, अन्य पे नहीं। और लोकतांत्रिक देशों में अगर अपन देखते हैं तो मनुष्य की ये पहली पसंद होती है, उनके विचार होते हैं, क्योंकि मनुष्य की अपनी पसंद, अपने विचार, अपनी व्यक्ति, अपना खान पान, रहन सहन, धर्म, परिवार आदि क्षेत्र में उनको बिल्कुल रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जिसको अपन निजी स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि निजी स्वतंत्रता है एक प्रकार से मनुष्य को खान पान की स्वतंत्रता, कि वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, खान पान की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, परिवार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब की सब स्वतंत्रता है वो अपने निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। और निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित होती है और इसका प्रभाव जैसे ही समाज पे पड़ना प्रारंभ हो जाता है तो उस पर कुछ नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, या अपन कह सकते हैं उस पर कुछ बंधन स्थापित कर दिए जाते हैं। और उसके बाद की जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि एक नागरिक होने के कारण, यानी कि अपने देश में अपन अच्छे से जानते हैं, अपने देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, जिसमें वो राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। और प्रत्येक नागरिक को राज व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसको मत देने का अधिकार दिया गया है, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि मतदान, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने या चुनाव में हिस्सा जिसे अपन बोलते हैं, भागीदारी जिसे बोलते हैं, वो करने का, और साथ में जो सार्वजनिक पद हैं, सार्वजनिक पदों पर सुशोभित होने की स्वतंत्रता है, जिसको अपन राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो वो आती है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में आप अच्छे से जानते हैं, एक नागरिक होने के नाते मनुष्य को जिस देश का वो नागरिक है उस देश से मिलने वाली स्वतंत्रताओं को अपन किस नाम से जानते हैं? नागरिक स्वतंत्रता। और अपन अच्छे से ये भी जानते हैं कि अपने देश में जो स्वतंत्रताएं दी गई है, मूल अधिकार हैं, उसके अंतर्गत जो जिसको अपन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से 22। इन आर्टिकलों में मूल अधिकारों के माध्यम से
भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और गेटेल नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कहते हैं कि स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उसकी क्या करता है, साथ में रक्षा करता है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को जिस देश का वो निवासी है उस देश का मूल नागरिक होने के नाते उसको उस देश की से मिलने वाली जो स्वतंत्रताएं हैं जिसको समाज स्वीकार करता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम से। और भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है उनके माध्यम से स्वतंत्रताएं दी गई है। और मूल अधिकारों में दी गई है स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के मध्य जो आर्टिकल हैं अपने उनके मध्य में इनका उल्लेख दिया हुआ है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो वो आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में अपन अगर देखते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को आर्थिक स्तर पर एक प्रकार से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या उसको ऐसा मिलना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में जिसमें उसके स्वाभिमान के साथ बिना किसी वित्तीय चुनौती का सामना किए वो अपना स्वयं का और अपने परिवार का जीवन निर्वहन कर सके। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्तर पर ऐसा बनाना चाहिए या उसको ऐसी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे वह अपना वह अपने परिवार का बगैर किसी वित्तीय संकट के जीवन निर्वहन कर सके। और इसमें अपन अच्छे से जानते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में कि आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जो अपने समाज के अंदर गरीब और अमीर के मध्य में जो विषमता है उसको कम करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक प्रकार से जो शोषण का दायरा है वो क्या हो, कम हो और व्यक्ति की जो आर्थिक गुलामी है वो अवस्था अब नहीं रहे। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए अनेक प्रकार से उनको अवसर प्रदान किए जाए, उनको रोजगार प्रदान किए जाए, अर्थात उसको रोजगार देने का प्रयास किया जाए ताकि आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। जो अपने समाज के अंदर जो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है उसको क्या किया जा सके, इसी के माध्यम से कम किया जा सके। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो वो आती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य किसी भी धर्म की अनुपालना कर सकता है, किसी धर्म का अनुयायी बन सकता है, उनकी वो स्वतंत्रता है। अर्थात अपन अच्छे से जानते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के अंदर संविधान के आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो धर्म है वो व्यक्ति का एक निजी मामला है, वो किसी भी धर्म का अनुपालना कर सकता है या वो किसी धर्म का अनुयायी बन सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। तो अपन कह सकते हैं सीधे अर्थों में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ अंतर संबंध या अपन कह सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। और ये व्यक्ति को एक प्रकार से अपनी आस्था के लिए बिल्कुल छूट देता है और जो अपने धार्मिक संस्कार हैं उनकी वो अनुपालना कर सकता है। ये भी साथ में इसमें उल्लेखित है। और अपनी जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और धर्म के नाम पर किसी भी जो अपने समाज की विकास की संबंध की जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग नहीं कर सकता। अर्थात अपन कह सकते हैं धर्म परिवर्तन की अनुमति की स्वतंत्रता नहीं है, बाकी किसी भी धर्म को अपन अपना सकते हैं, किसी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपन पूजा अर्चना अपनी कर सकते हैं। यह है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वो आती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अपन देखते हैं तो वो जिसको अपन चारित्रिक या
चरित्र या अपन कह सकते हैं नैतिकता के संबंध में स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें अंतःकरण में नैतिक गुणों से प्रभावित जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता का कार्य करता है, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता के संबंध में लोभ है, घृणा है, दुर्भाव, क्रोध है जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं से होकर करने वाले कार्य को अपन नैतिक परतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के जो घृणित कार्य हैं जिसमें लोभ है, घृणा है, दुर्भाव है, क्रोध है, इनको त्यागना चाहिए और व्यक्ति को सदाचारी, नैतिक चरित्र, सदाचारी, सत्यता के मार्ग पर चलकर कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को अपन किस श्रेणी में रखते हैं? नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो वो आता है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता की अगर अपन बात करते हैं तो अपने समाज के अंदर समानता की बात कही गई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जिसको अपन सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि अपने समाज है वो अनेक जाति धर्मों आदि में बटा हुआ है, तो जिसमें जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसको अपन सामाजिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। और अपने संविधान में समानता के अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करते हैं। और कानून के समक्ष अगर अपन बात करते हैं समानता की, तो वो भी इसी श्रेणी में आती है कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। कानून किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है या संप्रभु राष्ट्र बन जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अगर अपन देखते हैं स्वतंत्रता के अंदर, तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई राज्य जब संप्रभु का अर्थ होता है जब कोई राष्ट्र आंतरिक और बाहरी रूप से अपनी नीतियों को निर्धारण करने में बिल्कुल क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसको संप्रभु राष्ट्र माना गया है। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के अधीन कोई राष्ट्र ना हो और अपनी नीतियों का स्वतंत्र निर्धारण करने की क्षमता रखता हो। और देशों में आपस में अपन कह सकते हैं कि विभिन्न जो देश हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपनी नीतियों के निर्धारण करने के लिए। और इसी का और ही अगर अपन सरल अर्थों में देखते हैं तो उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्थात किसी भी अन्य राष्ट्र के अधीन की स्वतंत्रता नहीं होती, बिल्कुल अपने राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण करने में, अपने देश की राज व्यवस्था चलाने में, अपने देश के अंदर शासन की सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। और जिसमें राष्ट्र का क्या होना आवश्यक है, संप्रभु। अर्थात संप्रभु का अर्थ होता है आंतरिक और बाहरी रूप से अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से उसका निर्धारण करे। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति जो अपन अन्य स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं, जिसमें यह राजनीतिक स्वतंत्रता है, नागरिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, नैतिक स्वतंत्रता, उसकी कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और संवैधानिक स्वतंत्रता, इससे आगे का जो पार्ट आता है वो आता है संवैधानिक स्वतंत्रता का। संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान के द्वारा अपन कह सकते हैं कि उन संविधान के दायरे में रहकर नियम कानून के तहत किसी राष्ट्र का शासन संचालित किया जाता है, तो संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता होती है। और संविधान में ऐसी स्वतंत्रताएं के संरक्षण के लिए संविधान है वो एक प्रकार से गारंटी देता है, और उसमें शासन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। और इस संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 3 है उसका एक आर्टिकल है 32, जिसको अपन बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसके माध्यम से अपने संविधान के अंदर जो भी अपने को अधिकार मिले उनका संरक्षण करता है। वो कौन सा करता है? आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात अपने किसी भी प्रकार से अगर अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से अपन उनका संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब इतनी स्वतंत्रताएं हैं, ये अपने लिए क्यों आवश्यक हैं, उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। क्योंकि ये
आवश्यक इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति है वो स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक रहे और नागरिक है वो निडर एवं साहस बने, समाज में लोकतांत्रिक भावना है वो पनपे, आर्थिक दृष्टि से पूरा समाज है वो क्या बने, समान बने, पक्षपात नहीं हो किसी के साथ, भेद अर्थात अपन कह सकते हैं भेदभाव नहीं हो, और जो समाचार पत्र आदि जिसे अपन प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं वो मिले, निष्पक्ष जनमत संग्रह होना चाहिए, अर्थात एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की क्या हो, रक्षा हो, और साथ में ही संविधानवाद की बात होती है अर्थात संविधान की। और अब देखते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता आवश्यक है तो इसको स्थापित करने में कुछ बाधाएं भी आती हैं। तो बाधाएं ये आती हैं कि स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक जो नागरिक है अशिक्षा की वजह से जागरूक नहीं है, अर्थात अशिक्षा हो गई, गरीबी हो गई, जो विभिन्न संसाधन है उनका अभाव हो गया, अराजक वातावरण हो गया, कार्यपालिका अपनी मनमर्जी का जो आचरण करती है वो भी एक प्रकार से स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक बनता है, और राष्ट्रवादी जो राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं वो भी एक प्रकार से स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं। साथ में आतंकवाद जो स्वतंत्रता में एक सबसे बड़ा बाधक तत्व है बना हुआ है। तो ये कुछ एक इसके बाधक तत्व हैं जो स्वतंत्रता की स्थापना करने में या व्यक्ति को विभिन्न या अपने समाज के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो स्वतंत्रता की आवश्यकता है उसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बाधक बनते हैं उसकी स्थापना में या उसकी मार्ग के अंदर। और उसके बाद में जो अपना इस लेसन में बचा है वो बचा है इक्वलिटी अर्थात समानता, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।